हाँ, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट लिखिएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक, तो इसमें हम लोग अलग अलग लॉ पढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहला क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लेवॉइजर साहब ने ये लॉ दिया था, है कि नहीं। लिखिए, this law states that during any chemical reaction, this law states that during any chemical reaction total mass remains conserved. This law states that during any chemical reaction total mass remains conserved or constant or fixed. During any chemical reaction total mass remains conserved or constant or fixed. That is total mass of reactant, that is total mass of reactant, that is total mass of reactant, that is total mass of reactant is equal to total mass of product. Total mass of reactant is equal to total mass of product. Total mass of reactant is equal to total mass of product. क्लियर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, this law is followed by balanced chemical equation only. This law is followed by balanced chemical equation only. बात को समझिएगा, केमिकल इक्वेशन की कोई हैसियत नहीं है, असल चीज तो रिएक्शन की है। वो तो आपने पेन पेपर से लिखा है ना। आपने पेपर उठाया और कलम से लिख दिया तो क्या रिएक्शन किए हो? नहीं, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए हो। तो कहीं बोलोगे ये हमने सर लिख दिया, देखो सर मास तो बराबर नहीं है, तो आपका इक्वेशन गड़बड़ है, इसका मतलब है ना। इक्वेशन में क्या गड़बड़ी है? हो सकता है कि आपका इक्वेशन बैलेंस ही ना हो। अगर वो बैलेंस होगा तो 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्लियर है, क्योंकि लॉ तो लॉ है, वो थोड़ा ना फेल हो रहा है। क्लियर, तो क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए रिएक्शन, हाइड्रोजन इसको जला दिया, किस में? ऑक्सीजन में, और क्या बन गया? H2O बन गया, H2O बन गया। अब अगर देखो इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन अपना क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को ही तो, मतलब रिएक्शन को ही तो बता रहा है। नो डाउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या ये बैलेंस है? नहीं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इंफॉर्मेशन गलत दे देगा, है कि नहीं। अब जो साइड में लिखा होता है उसको बोलते हैं ना कोएफिशिएंट, अभी बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री में बात, है ना। तो यहां साइड में क्या है? 1, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल। क्या मतलब है? 1 मोल। क्लियर। और इसके साइड में क्या है? 1, तो इसका मतलब भी क्या? 1 मोल। क्लियर। और इसके साइड में भी क्या? 1, तो इसका मतलब भी क्या? 1 मोल। 1 मोल एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते, 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते। अब ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है तो इसका मास कितना? 2 ग्राम, और ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का तो इसका मास कितना? 32 ग्राम। क्लियर। और ये वाटर का तो इसका मास कितना? 18 ग्राम। अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो इसके बराबर होना चाहिए, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जबकि ये बराबर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड इन फैक्ट। क्लियर। अगर ये बैलेंस होता तो इन दोनों को बराबर होना लाजिम था, बट ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। क्लियर है। इसी का अगर हम लोग बैलेंस्ड फॉर्म लिखेंगे तब क्या मिलेगा? यही साइड में लिख दे रहे। अगर हम इसी का बैलेंस्ड फॉर्म लिखेंगे तब क्या? लेट इट इज H2 प्लस क्या? हाफ O2 गिविंग क्या? H2O, है ना। ऐसे लिखो या 2H2 करके लिखो, दोनों तो बैलेंस ही है।
क्लियर? तो अब ये इक्वेशन अपना बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब 1 मोल, इसका मतलब हाफ मोल और इसका मतलब 1 मोल। क्लियर? अब यहां से क्या 2 ग्राम और यहां से क्या 16 ग्राम और ये क्या 18 ग्राम। देखो दोनों को जोड़ करके दोनों क्या मिल गया, लेफ्ट और राइट क्या हो गया बराबर, लेफ्ट और राइट क्या हो गया बराबर। क्लियर है? तो ये हमेशा ही बराबर होना है। कंडीशन क्या है, योर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। क्लियर? ये कहलाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। छापो, नोट करिए। ठीक है, डन। तो ये अपना क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला लिखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट सामने है ना, इंफॉर्मेशन है ये सब। लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट in any particular compound, this law states that in any particular compound, in any particular compound, all the elements are present in, all the elements are present in a fixed ratio by mass. All the elements are present in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass. क्लियर है? ठीक, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बंद कर दो उसको। ठीक, कोई दिक्कत? तो क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि साहब कोई भी अगर पर्टिकुलर कंपाउंड है तो उसके अंदर एलिमेंट का मास रेशियो क्या होना है, कांस्टेंट होना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, लिखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि मान लो अगर अपने पास पानी है, H2O है, क्लियर? तो अगर ये H2O है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा? तो क्या बोलेंगे, यहां से क्या मिल रहा है हमें 2 ग्राम और यहां से क्या मिल रहा है 16 ग्राम। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 1:8, ये है मास रेशियो। अब कहने का मतलब ये हुआ कि यही पानी अगर ये प्योर वाटर, इफ इट इज प्योर वाटर, तो ये पानी कहां कहां से मिल सकता है? तो कहां से बोलेंगे, बारिश से मिल सकता है, मिल सकता है ना। यही पानी ट्यूबवेल से मिल सकता है, बोलो। यही पानी कुआं से मिल सकता है, मिलेगा। और यही पानी नदी से मिल सकता है, बोलो। और यही पानी समंदर से मिल सकता है, मिलेगा ना। और यही पानी तुम लैब में बना सकते हो। ये सर नो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फोड़ दो, जला दो, क्या बन जाएगा, लेबोरेटरी में बन जाएगा। क्लियर? कहीं से भी बना लो अगर वो प्योर वाटर है। ऐसा नहीं कि साहब पानी लेकर के आए और उसके अंदर ढेर सारा और दूसरा मटेरियल लगा हुआ, तो पानी थोड़ा ही है, वो तो मिक्सचर है। क्लियर है? क्लियर? अगर डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब प्योर वाटर है, अगर वो प्योर वाटर है, तब क्या बात करेंगे हम लोग, उसके अंदर मास का रेशियो फिक्स होना मस्ट है। क्लियर है?
उसका मास रेशियो फिक्स होना मस्त है। पानी होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऐसी बात नहीं है। इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड बन गया H2O2। क्या ये पानी है? बिल्कुल नहीं, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। एलिमेंट इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन मास रेशियो क्या हो गया? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तब क्या बोलेंगे? 2:32, तो देन इट इज 1:16, तब इसका मास रेशियो क्या हो गया? 1:16। तो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट से एक और कंपाउंड बना, सेम एलिमेंट से एक और कंपाउंड बना, लेकिन चूंकि मास रेशियो बदल गया तो उस कंपाउंड का बिहेवियर ही बदल गया, वो कंपाउंड ही बदल गया। ये कहने का मतलब है, क्लियर? तो क्या कहने का मतलब? कोई एक कंपाउंड पर्टिकुलर होना है तो उसमें एलिमेंट तो फिक्स रहेगा ही, एज वेल एज उसका मास रेशियो भी फिक्स होना जरूरी है। तो कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन ही यही है, क्या? कि वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करे। क्लियर? कंपाउंड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन। एक कंपाउंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। हम कंपाउंड का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? बोलते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दिस फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? छापो। ठीक। तीसरा क्या होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा लिखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना? ये लॉ प्रपोज किया जॉन डाल्टन साहब ने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो पहला दूसरा तो बिल्कुल रटा ही होता अपना, है ना? तीसरे चौथे में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो तो हम लोग 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं। लिखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट if two elements combine, this law states that if two elements combine to form two or more, if two elements combine to form two or more compounds, then different masses of one element which combines with the fixed mass of other element, the fixed mass of other element are always in simple ratio, क्लियर? फिर से एक बार इस डेफिनेशन को फिर से एक बार कायदे से पढ़ लो, क्या लिखा गया अच्छी बात से, बढ़िया से। क्या बोला गया? बोलो। तो जैसे ऊपर डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, यहाँ पर मल्टीपल है, वहाँ पर दो एलिमेंट्स से, हाँ, दो से ज्यादा होंगे। हाँ, एक से ज्यादा, वहां एक ही था, एक से ज्यादा, है ना? तो ये बोला गया कि कोई दो एलिमेंट मिलकर के वहां एक कंपाउंड बना रहा था। यहां बोला कि एक से ज्यादा बना लो, जैसे भी हम लोगों ने बोला ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाया था। मान लो यही दोनों मिलकर के बना लिए एक बार पानी, क्या बना लिए? पानी। और एक बार क्या बना लिए? H2O2, यही तो बनाए। क्लियर? अब जरा देखो, ये कहा इसने कि अगर इन दोनों में ऐसा पाया गया कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है, जरा देखो हाइड्रोजन का यहां कितना है? 2 ग्राम, और यहां भी कितना है? 2 ही ग्राम। क्लियर?
और ऑक्सीजन का बदल गया, यहां कितना 16 ग्राम और यहां कितना 32 ग्राम, तो क्या बोला, अगर एक का मास फिक्स हो गया, एक का मास फिक्स हो गया और दूसरे का बदल रहा है, दूसरे का बदल रहा है, बोलो बदल रहा है कि नहीं, दूसरे का मास बदल रहा है, तब क्या बोला गया कि इसका जो मास है ना वो किस रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो में। जैसे यहां अगर हम ऑक्सीजन का मास बोले तो 32 ग्राम और यहां अगर ऑक्सीजन का मास बोले तो 16 ग्राम। क्लियर? तो ये लॉ क्या बोलता है कि यही जो मास है उसका जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी सिंपल। क्लियर? सो इट इज क्या 2:1 रेशियो, ये सिंपली तो रेशियो 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। यस और नो? क्लियर? ये बोला इसने। ठीक, सेम इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेना है, हम लोग क्या बोल देंगे, मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है, तो मान लो यही दोनों मिलकर के एक बार क्या बना दिया, एक बार बना दिया CO2, क्या बना दिया, और एक बार मिलकर के क्या बना दिया, CO, क्या बना दिया। अब तुम क्या कहोगे, यहां कार्बन का मास तो फिक्स है ना, क्यों, यहां भी 1 और यहां भी 1 ही एटम। क्लियर? तो इसका कितना मास 12 यूनिट, यहां पे कितना, ऑक्सीजन का मास कितना है, यहां कितना 32 और यहां कितना 16। क्लियर है? ठीक, तो ये 32/16 क्या है, हाँ 32/16 का मतलब क्या, क्या बोलेंगे 2/1, सो इट इज 2:2। क्लियर? तो यही क्या है, सिंपल रेशियो। क्या बोला गया, फिर से ध्यान से सुनो, क्या बोला गया, किसी एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो गया, किसी एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो गया और दूसरे का बदल रहा है, दूसरे का बदल रहा है, तो ये जो बदलने वाले का मास है ना अलग अलग कंपाउंड में, इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होना लाजिम है। ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर? नोट करो, नोट करिए इसको। हो गया, डन। ठीक, अगला लिखो, लॉ ऑफ मल्टीपल हो गया ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखे। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिच्टर। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिच्टर। ये लॉ किसने दिया, रिच्टर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिच्टर। पहले इसका हम लोग पूरा डेफिनेशन लिख लें, फिर बात करेंगे आगे। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 3 एलिमेंट्स A, B and C, according to this law, if 3 elements A, B and C form 3 compounds, if 3 elements A, B and C form 3 compounds AB, BC and CA,
AB, BC and CA, then ratio of A and B, then ratio of A and B which combines with fixed mass of C, fixed mass of C is either same or a simple multiple ratio in which A and B combines, क्लियर है? in which A and B combines, क्लियर? समझ गए? मान लो कार्बन है और क्या हाइड्रोजन है और क्या ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलकर के आपस में कंपाउंड बनाया, ठीक? एक कंपाउंड बना लिया, मान लो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के बन गया CH4, है ना? एक कंपाउंड मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया H2O, और एक कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बना लिया, मान लो CO2, यही ना? क्लियर? अब डेफिनेशन क्या बोला वो पढ़ो, क्या बोला डेफिनेशन? ना पूरी बात कि जब A, B और C आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है, क्या? AB, BC और CA, तब क्या बोला? तब क्या बोला? तीन मिलकर के क्या कंपाउंड बनाया? AB, BC और CA, तीन कंपाउंड बन गए। अब क्या बोला? A और B का रेशियो, हाँ, C के फिक्स्ड मास से, है ना? पहली बात यहां पता कर देंगे, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 4, है ना? पहले तो ये कर लेंगे क्लियर। अच्छा, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 32, है ना? यहां बात कर लें, हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, ये ना? इतना तो पहले में पता चल गया। अब बोलो क्या बोला? अब क्या बोला? A और B का मास रेशियो जो C के कांस्टेंट मास के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब एक का मास को कांस्टेंट कर दिए और बाकी का वेरी करा दिए। क्लियर है ना? क्लियर है? क्या मतलब? मान लो जैसे कार्बन की ही बात कर दें, तो कार्बन ने इन दोनों के साथ कंपाउंड बनाया ना, तो कार्बन यहां कितना है? 12 और यहां भी कितना है? 12। इसका मतलब कार्बन के फिक्स मास के साथ एक बार हाइड्रोजन कंबाइन किया तो 4 और ऑक्सीजन किया तो 32। क्लियर? क्लियर? तो क्या बोला? इसके फिक्स मास के साथ जो बाकी का दोनों एलिमेंट कंबाइन किया है उन दोनों का मास रेशियो निकालो। क्या निकालो? मास रेशियो निकालो। कितना आ गया? 32/4। कितना आया? 32/4 बराबर क्या हुआ? 8। यही ना? यही ना? अब क्या बोला? अब क्या बोला? या तो ये मास रेशियो बराबर होगा या तो किसी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। किसके? है ना? क्या बोले हो? क्या बोले हो? C को फिक्स करके A/B या B/A जो तुम निकाले हो उसकी जो वैल्यू है, लेट द वैल्यू इज x, लेट द वैल्यू इज x। अब क्या बोला? ये x किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? कि जहां A और B आपस में कंबाइन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोला? कि C का मास फिक्स कर दिया और अभी A भी C के साथ कंबाइन कर रहा था, B भी C के साथ कंबाइन कर रहा था। समझ गए? क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में जो A का मास जो B का मास आया उसका रेशियो निकाला x। ठीक। अब दूसरी बात क्या बोली गई? कि अब यह कहा गया कि A B को भी आपस में कंबाइन कर दो।
तब जो ए और बी का रेशियो आएगा लेट दैट वैल्यू इज वाई। क्लियर? अब ये कहा गया कि या तो एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स बराबर एन इंटू वाई होगा, वेयर एन इज इंटीजर। ये तो बोला गया। क्लियर? तो एक बार हमने किसको फिक्स कर दिया? कार्बन को। तो कार्बन को फिक्स करके क्या किया आपने? कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला दिया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया। जब हाइड्रोजन मिलाए तो CH4, और जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाए तो CO2। क्लियर? तो अब किसका निकालोगे? ये तो फिक्स है इन्हीं दोनों का ना। तो ये मास रेशियो किसका है? ये मास रेशियो किसका है? किसका निकाले हो? ऑक्सीजन बटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बटा हाइड्रोजन। एक बार यहां से आया 8, यहां से आया 8। अब क्या बोला कि इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में भिड़ा दो। जब तुम भिड़ा दिए तो क्या मिला? H2O। तो यहां हाइड्रोजन और बटा ऑक्सीजन, तब कितना आया? 1/8। यहां क्या निकल, उल्टा कर लिया ना, ऑक्सीजन बटा हाइड्रोजन निकालोगे ना, वहां क्या निकालो? O/H। तो यहां भी तो O/H कितना है? हाँ, तो कितना हुआ? 8। ये भी कितना हुआ? 8। यही बोला कि ये दोनों चीज है ना, या तो आपस में बराबर होंगे या तो रेशियो होंगे। मतलब क्या? ये अगर 8 आया है तो वो भी 8 हो सकता था, या 16 हो सकता है, या 32 हो सकता है। सिंपल रेशियो। क्लियर है? ये है क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात पूरी समझ में आई? छापो। हो गया? ठीक। तो ये अपने लॉज हो गए खत्म। इसके अलावा और भी लॉज हैं, जैसे लुज़ैक्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है। ये सब हम लोग कवर करेंगे कब? जब इकट्ठे सारे लॉज पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, तो उसी के साथ एवोगाड्रो, लुज़ैक्स सब कर लेंगे। ठीक। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट इस पे, स्टोइशियोमेट्री पे। तो हेडिंग लिखो, स्टोइशियोमेट्री। Stoichiometry. Okay, the branch of physical chemistry. The branch of physical chemistry. The branch of physical chemistry which deals with calculation of amount of reactant or product during any chemical reaction is known as stoichiometry,
स्टॉइशियोमेट्री। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉइशियोमेट्री। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे लिखिएगा। देखो, पहले हम लोग सिंपल स्टॉइशियोमेट्री समझेंगे, वहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। फिर हम लोग पढ़ेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना, वहां से सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। वहां ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं, खटाखट सॉल्व होगा, इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक, तो पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, क्या? स्टॉइशियोमेट्री। ठीक, स्टॉइशियोमेट्री सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वेशन का बैलेंस होना लाजिम है। क्लियर? लिखो, फॉर स्टॉइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, फॉर स्टॉइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस द गिवन इक्वेशन, for stoichiometric calculation the given equation must be balanced, must be balanced. For stoichiometric calculation the given equation must be balanced. जो आपका इक्वेशन है उसका बैलेंस होना लाजिम है, उसकी कंडीशन ही है कि वो इक्वेशन क्या हो? बैलेंस हो। क्लियर? तब अपना आंसर क्या आएगा? सही आएगा। कोई दिक्कत? मान लो सिंपली क्या होगा, आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस को आपने रिएक्ट कर दिया, है ना, और उससे कोई प्रोडक्ट बन गया। लेट्स से अगर हमने बोला A है कोई और कोई B है, इससे क्या बन गया? M बन गया, और क्या बन गया? N बन गया। लेट्स से इसके साइड में लगा हुआ स्मॉल a, ये लगा दिया हमने स्मॉल b, ये लगा दिया हमने स्मॉल m, ये लगा दिया हमने स्मॉल n, ऐसा लगा दिया। क्लियर? सबसे पहली बात कि ये चीजें क्या हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो a है, b है, m है, n है, ये सब क्या है? स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या हम लोग बोलेंगे कि a, b, m, n दीज आर स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये बात होती है कि अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे सोच रहे हो तब तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप मोलर लेवल पे ले रहे हो तो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर नो? क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किसको रिप्रेजेंट करेगा? या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम, जो ही बोलो, या तो नंबर ऑफ मोल। समझ रहे? किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर? ठीक है, क्या मतलब? ए क्या है तो बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, है कि नहीं? ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। बी क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एम। और ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एन, एन, है कि नहीं? ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एम। और ये क्या बता रहा है? बी, और वो क्या है? एन। क्लियर है? ये इस रिएक्टेंट के मोल को, ये इस रिएक्टेंट का मोल, क्या मतलब? मतलब ये कि ये ऐसा कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ए के ए मोल से रिएक्ट करने के लिए बी का बी मोल ही चाहिए, ये मतलब हुआ। क्लियर? या तुम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हो तो बोलोगे इसके ए मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के लिए इसका कितना चाहिए, तो तुम बोलोगे बी मॉलिक्यूल। क्लियर? और अगर ऐसा हो गया तो इस M का M मॉलिक्यूल बनेगा और इसका N मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है? ये है मॉलिक्यूलर लेवल पे बात। उसी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल बन जाएगा। अभी कर लेंगे हम लोग सिंपल इक्वेशन उठा करके। अभी हमने ऐसे बोला आपको, अभी तो हमने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बोला, अभी हम एक सिंपल इक्वेशन उठाएंगे, वहां से बात एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, तो बिल्कुल इसको सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं। अभी लिखा था हम लोगों ने क्या? हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन, उनका क्या करवाया था? आपस में रिएक्शन, है ना, और उससे क्या बना था? पानी, है कि नहीं? ठीक है, देखो क्या कर लेंगे? सिंपलेस्ट एग्जांपल लेना है। क्या करोगे? लेट वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिविंग H2O, H2O। कोई दिक्कत? हमने बोला इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, कर लो, ये हो गया। अब ऐसे बैलेंस कर दिया हमने, अगेन इट इज बैलेंस्ड। अब ये कहा कि इसके जो एडजेसेंट में चीजें हैं, लाइक ये और यहां ये और यहां नहीं कुछ तो 1, ये क्या है? इसी को हम लोगों ने नाम दिया था स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
क्या बोला? या तो ये मॉलिक्यूल को बता रहा है या तो ये बता रहा है क्या? मोल्स को। क्लियर? समझ हमारी बात? मान लो हमने मॉलिक्यूल ही माना, तो हम क्या बोलेंगे? इसका कितना मॉलिक्यूल? बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल, यही ना। और इसका कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। और इसका कितना मॉलिक्यूल? तो बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत? इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है? एक सिंबॉलिक वे है किसी भी रिएक्शन का। ये ऐसा बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो पानी बनेगा। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन से चीज के रिएक्शन से क्या बन रहा है। दूसरी बात कि हाइड्रोजन का कितना और ऑक्सीजन का कितना रिएक्शन करेगा तो वाटर का कितना बनेगा। एक दूसरा इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। यस सर नो? कोई दिक्कत? तो ये जो कोफिशिएंट है ये क्या बोल रहे हैं कि जब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये एक इक्वेशन ही तो है। तो इक्वेशन के बराबर यहां क्या होता है? इक्वल टू, है ना। तो एरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल टू, है ना। और ये दोनों जुड़ ही तो रहे हैं बेटा, नहीं हो रहे क्या? अब मैंने बोला अगर ये इक्वेशन है तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम इक्वेशन में कोई भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी मर्जी, हमने na से मल्टीप्लाई कर लिया तो बताओ यहां क्या बन गया? 2na। और यहां क्या बन गया? 1na। और यहां क्या बन गया? 2na। और na का तो मतलब ही मोल होता है, जैसे 12 का मतलब डजन होता है, na का मतलब ही मोल होता है। इसका मतलब क्या? ये हो गया 2 मोल, इसका मतलब हो गया 1 मोल, और इसका मतलब हो गया 2 मोल। बोलो यस और नो? यही बोला था, या तो मॉलिक्यूलर अप्रोच या तो मोल अप्रोच। यस और नो? क्लियर? तो यही इक्वेशन क्या बोल रहा था अभी? इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये अब ये क्या बोल रहा है? इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनाएगा। यही बात है। क्लियर है? तो ये मोलर लेवल की बात हो गई। कोई इश्यू, कोई दिक्कत? नोट करो। डन? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की? अभी हम लोगों ने बात की साहब किस टर्म्स में? मॉलिक्यूल के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में। हमारे पास ये चीज पता है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी है ना, तो मास पता है। तो अगर हम इसी को ले जाएं, मोल पता है ना, तो इसका मास भी बता ही सकते हैं या वॉल्यूम भी बता ही सकते हैं। मान लो सब गैस, लेट्स से ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, और सब कंडीशन का है कि एनटीपी की। क्लियर? तो 1 मोल बराबर 22.4, तो 2 मोल बराबर क्या? 44.8 लीटर तो लिख ही देंगे। अच्छा, यहां क्या लिख देंगे? 22.4 लीटर लिख देंगे, और यहां क्या लिख देंगे? 44.8 लीटर लिख देंगे। बोलो यस और नो? क्लियर? ठीक। तो ये किसके टर्म्स में बात हो गई? वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास मिल जाता है। कितना मोल है? 2। मोलर मास कितना है इसका? 2। हाइड्रोजन का H2 का कितना? 2। तो 2 × 2 4 ग्राम। यस और नो? क्लियर? इसका कितना मोल? 1 मोल। मोलर मास कितना? 32, है ना। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, कितना मिलेगा? 32 ग्राम। बोलो यस और नो? क्लियर? यहां इसका मोल कितना मिला? 2। मोलर मास कितना है? 18। कितना हो गया? 36 ग्राम। दोनों को जोड़ दो, 36 ग्राम हो रहा है। ये सर नो? पहली बात यहां से क्या पता चली? इन दोनों को जोड़ करके तो वो बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ के बराबर नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ के बराबर नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ के बराबर नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता है, वॉल्यूम नंबर मोल नहीं होता। क्लियर? ठीक है। दूसरा कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है वो जरा सोच के देखो। वो क्या निकल रहा है? जरा तुम इन सब में एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करो तो तुम्हें एक चीज दिखेगी। क्या? क्या? जरा देखो। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन H2, H2O, यही ना। इन तीनों का रेशियो की बात करें, रेशियो की, तो हमें क्या दिख रहा है? साफ साफ जरा सोचो
क्या बोल रहे? अगर हम मॉलिक्यूल के टर्म्स में निकाल रहे, किसके टर्म्स में? मॉलिक्यूल के टर्म्स में रेशियो निकाल रहे, तब रेशियो क्या रहा बेटा? मॉलिक्यूल के टर्म्स में रेशियो क्या रहा? तब बोलेंगे 2:1:2. क्लियर? अच्छा, अगर मोल के टर्म्स में निकाल रहे तब क्या रहा? अगेन 2:1:2. अच्छा, वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल रहे तब क्या रहा? बोलो, वॉल्यूम के टर्म्स में 2:1:2. बोलो, क्लियर है? क्या पता चला कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को चाहे तो नंबर के टर्म्स में डील कर सकते, चाहे तो मोल के टर्म्स में डील कर सकते, चाहे तो वॉल्यूम के टर्म्स में डील कर सकते। क्लियर? हमें तो डील करना होता है मोल के टर्म्स में, लेकिन अब चूंकि सबका रेशियो सेम आया तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे बात को समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या मतलब? जैसे बोले इसके 2 मोल के लिए इसका कितना जरूरत है, तो बोले 1 मोल। बोले अगर इसका 10 मोल है तो इसका कितना चाहिए, बोलेंगे आधा। कितना मोल? 5 मोल। यस और नो? क्लियर? या चलो इन दोनों को कर लो कंपेयर, इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लो, तो तुमसे इक्वेशन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन के 2 मोल से पानी का कितना मोल बन रहा है? 2। तो 10 मोल से कितना बनेगा? 10 मोल। तो रेशियो तो बराबर हो रहा है ना इन तीनों का। अब मान के देखो, हमसे बोले 100 ml लिए क्या हाइड्रोजन, बताओ बेटा ये कितना ml बनेगा? तो अब क्या बोल रहे हैं? तरीका क्या है? गिवन चीज को पहले मोल में ले जाते और फिर मोल मेथड से सॉल्व करते और फिर उसके मोल को उसमें लेकर के चले जाते वॉल्यूम में। यस और नो? लेकिन अपने पास क्या है? वॉल्यूम का रेशियो भी वही आता है जो मोल का। तो हम सीधा अगर यहां 100 दिया है ना तो यहां भी 100 ही बोल देंगे। क्यों? इन दोनों का रेशियो बराबर है। बोलो यस और नो? वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन निकाल देंगे। क्लियर? यही बोलता अगर इसका 5 मॉलिक्यूल है ना रिएक्टेंट में, क्लियर, तो मुझे बताओ इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ये एक्सेस में, तब क्या बोलते भाई साहब इसका भी 5 ही बनेगा। तो आपने तो मोल निकाला नहीं, डायरेक्ट आंसर कैसे बता दिया? तो क्या बोल रहे हैं? बिकॉज मोल रेशियो इज इक्वल टू नंबर रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। समझ गए? लेकिन अगर यही सवाल बोलता कि बेटा हाइड्रोजन का 100 ग्राम ले लिया है तो जरा बता दो पानी का कितना ग्राम बन जाएगा, तो क्या मैं 100 ग्राम बोल दूं? क्या ग्राम में 100 ग्राम बोल दूं? अगर बोल दिया तो बेटा महापाप हो जाएगा। काहे? जरा देख तो मास का रेशियो ये क्या? ये क्या है? 4 और ये क्या 32 होगा 36। क्लियर है? तो इसका रेशियो क्या हो गया मास का? तब क्या बोलेंगे? 1:8:9। तो मास का रेशियो बराबर क्या है क्या सबके? नहीं। इसका मतलब क्या? मास को डील नहीं कर सकते ऐसे। फिर मास के लिए क्या करना है? मास के लिए हमें यह करना है कि पहले तो जो दिया हुआ उससे निकालो मोल। क्या निकालो? मोल। और फिर मोल से क्या निकालो? उसके मोल, है ना। और फिर उसके मोल से फिर उसका मास निकाल दो। मतलब इसके मास से इसके मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो भाई साहब हमारा निकलेगा पहले इसका मोल, फिर स्टोइचियोमेट्री लगा करके ये बताएंगे कि इसका मोल इतना है तो उसका मोल कितना हो जाएगा। तो फिर यहां से निकाल देंगे हम लोग इसका मोल, और जब इसका मोल निकल गया तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, तो निकल जाएगा मास। ये है तरीका। लेकिन हम यही सारा काम वॉल्यूम में भी नंबर में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बोला, जब हमें सिंप्लिसिटी दिख गई एक साथ तो हम कहीं वो काम नहीं करने वाले हैं। सीधा सीधा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और आंसर देंगे। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक। तो मास रेशियो बराबर नहीं है, उसके लिए मोल मेथड से जाना पड़ेगा। बट अगर वॉल्यूम रेशियो, नंबर रेशियो, मोल रेशियो कुछ भी आ रहा है, दोज आर सेम, तो उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखो सवाल, लिखो क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड? हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड to completely react with 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ, 10 मत लिखो, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 gram of hydrogen to form ammonia, also calculate
ऑल्सो कैलकुलेट टोटल मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया का टोटल मास क्या बनता है यह भी निकालो। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात कि साहब रिएक्शन तो लिखो, तो बोलेंगे नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना क्या रहा है, अमोनिया, क्या बना रहा है, तो ये हो गया। क्या हम यही लगा दें, बोलेंगे ना, पहले क्या करो, बैलेंस। तो बैलेंस क्या करेंगे, नाइट्रोजन यहां 2, यहां भी कर दो 2, हाइड्रोजन अब है 6, तो यहां भी कर दो 6, अब हुआ बैलेंस। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, बैलेंस। ठीक, दूसरा काम क्या है, कितना ग्राम दिया इसका, 12 ग्राम है ना, इसका कितना दिया है 12 ग्राम, तो मोल निकाल लेंगे क्योंकि मास दिया है, बाकी कुछ दिया होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते, है ना। तो अब उस 12 ग्राम से मोल कितना निकालोगे तुम, 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका 2, है ना। तो ये मोल कितने हो गए, 12/2 बराबर कितना, तो बेसिकली क्या दिया है, इसका 6 मोल दिया हुआ है तुम्हारे पास, इनडायरेक्टली उसने ये बोला। ठीक, अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ भाई साहब इसका कितना मास चाहिए रिएक्ट करने के लिए कंप्लीटली, और ये रिएक्शन हो गया तो इसका भी बता दो कितना मास बनेगा, यही तो हम क्या कह रहे हैं कि अब मास दे दिया तो मोल मेथड से जाएंगे, उसका मोल निकाल लिए। जब ये मोल निकाल लिए तो अब सीधा सीधा तुम कंपेयर करोगे, क्या बोलोगे, 3 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, तो यहां जरूरत पड़ती है यूनिटरी मेथड की, है कि? तो कैसे लगाते हैं, चूंकि हाइड्रोजन के 3 मोल से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये 3 कहां से लिखा, इक्वेशन बता रहा मैं, क्लियर, 3 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से, हाइड्रोजन के 3 मोल से नाइट्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, कितना है, बोलेंगे 1, ये सर नो, चूंकि हाइड्रोजन के 3 मोल से नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसलिए हाइड्रोजन के 1 मोल से नाइट्रोजन का 1/3 मोल रिएक्ट करेगा, इसलिए दिया कितना है 6 मोल से कितना रिएक्ट करेगा बेटा, 1/3 गुना 6 बराबर 2 मोल, ये सर नो, क्लियर है? ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ना मोल मिल गया, कितना मिल गया, 2 मोल, कितना मिल गया, तुमसे मोल पूछा कि मास पूछा, तो मास बराबर होता है क्या, मोल गुना मोलर मास, है ना। तो मोल कितना है 2, और मोलर मास कितना है इसका 14 के 28 रे, N2 है, N होता तो 14 बोलते हैं, है ना। तो 28 जोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 56 रे, 56 ग्राम, है ना। कितना ग्राम, 56 ग्राम चाहिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के 12 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए, ये सर नो। ठीक, यही बात वहां हुई, है ना। अब ऐसे ही तुम सॉल्व करके अमोनिया निकाल लोगे, है ना। यहां पे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, होगी दिक्कत, है ना। इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, आपको तो आता ही होगा ये सब, क्लियर है ना। तो आगे क्या बोलेंगे, अब इसका निकालना है, सेम बात अप्लाई कर दो यहां पे, क्या बोलोगे तुम, किससे निकाल रहे, हाइड्रोजन से, या चाहो तो यहां से निकाल दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है कि नहीं। चलो हम दोनों से निकाल के दिखाएंगे आपको, पहले हाइड्रोजन से निकाल लेंगे, है ना। तो क्या बोला, 3 से कितना बन रहा 2, 1 से कितना बनेगा 2/3, है ना। तो कितना है, ना मोल 6, तो 6 से कितना बनेगा 2/3 गुना 6, कितना हुआ 4 मोल, कितना मोल, समझ में आया, 4 मोल। मोल मिल गया तो मास निकालने में क्या है, मास बराबर क्या लिखोगे तुम, मास बराबर क्या लिखोगे, मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना है 4, मोलर मास कितना है 17, है ना। यहां ये 2 मल्टीप्लाई मत कर देना, शुरुआत में बच्चे कर देते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम तो ये था, ये क्लियर। तो अब कितना हुआ 68 ग्राम, 68 ग्राम मिलेगा, किसका, अमोनिया का। तो इतना तिगड़म किसके लिए करना पड़ता, सिर्फ मास के लिए, वॉल्यूम नंबर होता खटाखट कर देते, क्लियर। अब हमने कहा कि यहां से निकाला मैंने,
है कि नहीं? मान लो ये पूछता ही नहीं तो तुम्हें तो ये पता ही नहीं चलता, तो तब तो तुम डायरेक्टली यही से निकालते, लेकिन उसने पहले ये पूछा फिर वो पूछा, इसका मतलब तुम्हें ये भी पता चल गया, नाइट्रोजन पता चल गया ना। तो अगर हमें नाइट्रोजन का मोल पता चल गया तो सर यही चीज तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब यहां से भी तो आंसर वही आना चाहिए। लेट अस चेक, क्या कर देंगे, बोलो नाइट्रोजन से क्या बन रहा, अमोनिया, है ना? कितना, 1 से कितना बन रहा, 2, 1 से कितना बन रहा है, ये 1 2 कहां से लिखे, इक्वेशन से, है ना? ठीक, तो 1 से कितना बन रहा है, तो जब 1 से पता ही चल गया तो अब क्या, सीधा कितने में निकालना है, 2 में, तो 2 में कितना बनेगा, यही ना? ये तो 4 मोल यहां से भी आया था, नहीं आया क्या? कोई दिक्कत? तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, तो ये हो गया अपना सिंपल स्टोइचियोमेट्री यहां पे कंप्लीट। ठीक, इस पे क्वेश्चंस आप जितने करना चाहो उतने कर सकते हैं। ठीक, तो स्टोइचियोमेट्री, ऐसे हम लोग स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करेंगे। कल के लेक्चर में भी इस पे कर लेंगे 2-4 सवाल, है ना? यहीं से फिर स्टार्ट कर लेंगे, और कल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी में लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तो सिंपल किया, है ना? तो अभी तो हमने डायरेक्टली आपको दे दिया, इसके अकॉर्डिंग ये बता दो, इसके अकॉर्डिंग वो बता दो, फलना डिमका। अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन करोगे तो ये और ये दोनों एक साथ लोगे ना कंटेनर में, क्लियर? तब बात आएगी कि कौन खत्म हो गया, कौन बच गया। जो खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, जो बच जाता है उसको एक्सेसिव रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट्स। क्लियर है? ठीक, चलिए तो कल होती है फिर क्लास। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।